Hello everyone, I welcome you all for the today's session of the Hindu editorial. How are you all? I hope you guys are doing well. So अपने एडिटोरियल के सेशन की शुरुआत करते हैं. तो टाइटल क्या है आज के आर्टिकल का? नेसेसरी इन्फ्यूजन. ठीक है, ऑन द आरबीआईज करेंसी स्वैप. तो इन्फ्यूजन का मीनिंग यहाँ पे है कि इंट्रोड्यूस करना, ऐड करना. ठीक है, तो आरबीआई ने यहाँ पे क्या किया है, मनी को ऐड किया है मार्केट में. ठीक है, ऑन द आरबीआईज करेंसी स्वैप. करेंसी स्वैप क्या है वो मैं आपको अपने अगले स्लाइड पे बताऊंगा जब हम वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे. ठीक है, द आरबीआईज लॉन्ग टर्म करेंसी स्वैप वाज लाइकली फोर्स्ड बाय फाइनेंशियल वॉलीटैलिटी. तो आरबीआई ने जो ये करेंसी स्वैप किया है, ये जो है ये किस लिए लिया गया है? बिकॉज जो फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी इज अस्थिरता. ठीक है, कोई भी चीज़ जब स्टेबल नहीं होती है तब हम उसे वॉलेटाइल कहते हैं. तो हमारी इंडिया की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो वॉलेटाइल सी बनी हुई है, अस्थिर बनी हुई है. ठीक है, इसीलिए आरबीआई ने ये करेंसी स्वैप का ऑप्शन चूज़ किया है. ठीक है, अब बेसिकली करेंसी स्वैप क्या होती है? अ डॉलर रुपी करेंसी. अब इंडिया ने जो है, बेसिकली आरबीआई ने डॉलर रुपी करेंसी स्वैप किया है. ठीक है, तो इसके तहत क्या होता है, सेंट्रल बैंक परचेजेस द यूएस डॉलर्स फ्रॉम द बैंक्स इन एक्सचेंज ऑफ इंडियन रुपीज़. ठीक है, तो बैंक्स से जो हमारी आरबीआई है वो जो है, जो हमारे इंडियन बैंक्स हैं उनके पास जो भी डॉलर्स के रिजर्व्स हैं वो इंडियन बैंक से ले लेता है. बदले में क्या करता है हमारा सेंट्रल बैंक, उन बैंक्स को जो है इंडियन रुपीज़ दे देता है. अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बैंक्स के पास इंडियन रुपीज़ बहुत ज़्यादा होंगे तो वो जो है आगे अपने कस्टमर्स को लेंड करेंगे. ठीक है, जब वो अपने कस्टमर्स को आके लेंड करेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा, लोगों के पास और ज़्यादा पैसा आएगा. ठीक है, जब और ज़्यादा पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे. लोग स्पेंड करेंगे तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रेंथन होगी. ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जो है इन्फ्लेशन कम हो जाएगा. इस जो है इस तरीके का स्वैप जो है आरबीआई ने जो है परचेस किया है. ठीक है, तो बस मैंने आपको लेमैन लैंग्वेज में बता दिया कि बेसिकली डॉलर रुपी स्वैप क्या होता है. ठीक है जी, तो बेसिकली दैट इज़ व्हाट द डॉलर रुपी स्वैप इज़. आरबीआई जो है डॉलर्स को परचेज करता है ताकि मनी जो है वो मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो सके मार्केट में. ठीक है, इंजेक्ट करना मैंने आपको बता दिया. किसी भी चीज़ में अगर हम ऐड करते हैं तो आरबीआई ने इंजेक्ट किया है इंडियन रुपी को मार्केट में. ठीक है, तो ऐड किया है इंडियन मार्केट में. नेक्स्ट इज़ ट्रांच. तो ट्रांच जो है, हम किसी भी एक पोर्शन को, स्पेशली मनी के एक पोर्शन को हम ट्रांच कहते हैं. ठीक है, तो ये आपका नाउन हो गया और इंजेक्ट आपका वर्ब हो गया. ठीक है, नेक्स्ट इज़ कैपिटलाइज करना. तो अगर आप किसी भी चीज़ को कैपिटलाइज कर रहे हो तो आप उसका फुलेस्ट एडवांटेज ले रहे हो. ठीक है, टू टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग इज़ कैपिटलाइज करना. नेक्स्ट, प्रोपेल आपका एक वर्ड है, यानी कि टू मूव, ड्राइव और पुश समबडी और समथिंग इन फॉरवर्ड और इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो आप किसी डायरेक्शन में किसी व्यक्ति या किसी चीज़ को फोर्स कर रहे हो, पुश कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, तो दैट इज़ प्रोपेल. ठीक है, आगे बढ़ाना, किसी को सपोर्ट करना इज़ ऑल्सो प्रोपेल करना. ठीक है, नेक्स्ट इज़ हेडविंड. तो कोई भी चीज़ अगर हमारे प्रोग्रेस को इनहिबिट कर रही है, इनहिबिट इज़ रोकना, तो कोई भी चीज़ अगर हमारे प्रोग्रेस को रोक रही है तो हमारे लिए हेडविंड है. ठीक है, बेसिकली अ प्रॉब्लम जो कि हमारे प्रोग्रेस को रोक रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज हेडविंड. ठीक है, अब हम अपने आर्टिकल को रीड करना स्टार्ट करते हैं. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज़ recent decision to inject additional $10 billion into the financial system through a dollar rupee swap auction is a timely measure aimed at addressing long-term liquidity concerns among domestic lenders. तो इस स्वैप के ज़रिए आरबीआई ने कितना $10 बिलियन जो है इंडियन रुपीज़ मार्केट में ऐड किए हैं. और ये जो कदम उठाया है आरबीआई ने, ये एक टाइमली मेजर है, मतलब सही टाइम पे उठाया गया है आरबीआई के द्वारा मेजर. और ये क्यों उठाया गया है ये कदम? एम्ड एट एड्रेसिंग लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी कंसर्न्स. तो जो लिक्विडिटी कंसर्न्स हैं डोमेस्टिक यूज़र्स, मतलब इंडिया के जो लोग हैं, उनमें जो कंसर्न्स थे कि भाई पैसा नहीं है मार्केट में, पैसा नहीं खेल रहा है ना. जब मार्केट में पैसा आता है तो ही बाकी आगे की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो वर्क करती हैं. तो जो ये चिंताएं बनी हुई थी डोमेस्टिक यूज़र्स के मन में, दिमाग में, कि भाई पैसा नहीं है मार्केट में, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए आरबीआई का ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी हो गया था. ठीक है,
नेक्स्ट, दीज कंसर्न्स स्टेम फ्रॉम का मतलब होता है ओरिजिनेट फ्रॉम। ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है स्टेम, जिसका मतलब होता है ओरिजिनेट फ्रॉम। तो कोई भी चीज़ अगर जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है तो वो वहाँ से स्टेम फ्रॉम कर रही है, ठीक है। तो ये जो चिंताएं हैं लोगों की, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी? फ्रॉम अ फ्लाइट ऑफ फॉरेन कैपिटल फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट्स। तो इंडिया के जो स्टॉक मार्केट्स की हालत है उससे हो रही थी। और क्यों हो रही थी? बिकॉज एज इन्वेस्टर्स सीक बेटर रिटर्न्स इन द यूएस amid President Donald Trump's proposed corporate tax cuts and ongoing tariff wars। तो जो प्रेसिडेंट हैं यूएस के डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने जो प्रपोज किया है कि वहाँ पे जो कॉरपोरेट टैक्सेस हैं वो कट हो जाएंगे, कट करेंगे, वो कुछ रेट्स कट करेंगे कॉरपोरेट टैक्स पे, और टैरिफ भी लगा दिया है कई सारे कंट्रीज़ पे, यूएस पे, सॉरी कनाडा पे, चाइना पे, है ना। तो ये टैरिफ्स के चलते और कॉरपोरेट टैक्स के चलते जो है, अब इन्वेस्टर्स को क्या लग रहा है कि यूएस में उनको बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंडियन मार्केट से मनी निकाल के ये जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं ये यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि उनको ज़्यादा रिटर्न मिल सके, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ वेरी वाइज मैन। तो सोच समझ के उन्होंने ये कदम लिया है ताकि हम इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करें, हमारे कंट्री में पैसा आए, है ना, ताकि उनकी इकोनॉमिक बूस्ट हो, है ना। तो सोच समझ के उन्होंने मेजर्स लिए हैं और उसका इम्पैक्ट जो है अब इंडिया पे भी पड़ रहा है कि हम अपने इन्वेस्टर्स को लूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो सी हाउ स्मार्ट ही इज़। तो इन वॉर की वजह से अगर टैक्स कट होंगे, कॉरपोरेट टैक्स, तो और ज़्यादा रिटर्न्स होंगे इन्वेस्टर्स के लिए, राइट। तो इसके वजह से जो है लोग अब यूएस में इन्वेस्ट करना प्रेफर कर रहे हैं रैदर दैन इंडिया, ठीक है। तो इस बात की वजह से कि लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं यूएस में, इसके वजह से जो है यूएस डॉलर और मजबूत हो गया है एज अगेंस्ट द ग्लोबल करेंसीज। बाकी करेंसीज के कंपैरिजन में यूएस डॉलर और ज़्यादा मजबूत हो चुका है, ठीक है। ऑलरेडी हम $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज़ देख रहे हैं, राइट। तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होते जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस मार्क्स द सेकेंड सच रुपी इन्फ्यूजन इन लेस दैन अ मंथ। तो एक मंथ में ये दूसरी बार है जब आरबीआई ने ये रुपी स्वैप ऑप्शन का यूज़ करके मनी को इंजेक्ट किया है मार्केट में, ठीक है। एक मंथ से कम के टाइम में ये दूसरी बार आरबीआई ने कर दिया है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ओके। So, however, unlike the first tranche of $5 billion on January 31, which had a 6 month tenor, तो 6 महीनों के लिए आरबीआई ने जो है पैसे उठाए थे मार्केट से। और जो ये पहला जो करेंसी स्वैप हुआ था वो $5 बिलियन का था। 31 जनवरी पे इन्होंने ये करेंसी स्वैप किया था। द लेटेस्ट स्वैप ऑक्शन हैज़ अ 3 ईयर ड्यूरेशन। और अब का जो ड्यूरेशन है, जो अब इन्होंने पैसे उठाए हैं वो 3 साल का ड्यूरेशन है, ठीक है। बेसिकली आरबीआई जो है बैंक से वो पैसा लेती है, फिर हमने आपको डेफिनेशन में यहाँ पे पढ़ाया था, राइट। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन में पढ़ सकते हो कि इन अ डॉलर स्वैप it sells US dollar for Indian rupees and promises to buy US dollar from banks after a certain period of time। तो कुछ certain period of time के बाद फिर जो है आरबीआई प्रॉमिस भी करता है बैंक से हम खरीदेंगे। तो बेसिकली एक टाइम पीरियड के ऊपर ये पूरा अग्रीमेंट चलता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो था वो 6 मंथ्स के लिए था। सेकंड जो ये अब दूसरी बार पैसा उठाया है आरबीआई ने, ये 3 ईयर्स के लिए है, ठीक है। The combined effect of these two auctions will inject approximately 1.3 trillion into the Indian banking system। तो 1.3 ट्रिलियन रुपीज़ आ जाएंगे इंडिया के बैंक्स के पास, है ना, एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो वो पैसे जो हैं, अब इतने सारे पैसे आएंगे तो बैंक्स ऑफ कोर्स फिर लेंड करेंगे लोन्स के फॉर्म में, है ना। बैंक्स दें लेंड करेंगे मतलब ऐसे घर घर जाके बांट के नहीं आएंगे, लोन के फॉर्म में लोगों को दिया जाएगा, है ना। रेट्स कट होंगे, लोन के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम होंगे ताकि जो है लोग लोन ले सकें। और फिर जब लोग पैसा लेके लोन लेंगे कुछ अपने एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, तो इस तरीके से लोगों के हाथ में पैसा आएगा और इंडियन इकोनॉमी मजबूत होगी, ठीक है। तो 1.3 ट्रिलियन रुपीज़ आएंगे बैंकिंग सिस्टम में एज लेंडर्स डिपॉजिट देयर डॉलर रिजर्व्स विद द आरबीआई इन एक्सचेंज फॉर रुपीज़ एट अ प्री डिटरमाइंड पे बायबैक प्रीमियम। तो लेंडर्स यहाँ पे किन के लिए है? बैंक्स के लिए। बैंक्स हमने देखा था ना कि बैंक्स आरबीआई को डॉलर्स देंगे,
तो यहाँ पे बैंक्स जो हैं वो लेंड करेंगे अपने डॉलर्स को आरबीआई के पास फॉर रुपीज़ के फिर बदले में उनको रुपीज़ मिलेंगे एट अ प्री डिटरमाइंड बाय बैक प्रीमियम। तो बाय बैक प्रीमियम के साथ वो लोग लेंड करेंगे डॉलर्स को, ठीक है। बैंक्स बेसिकली यहाँ पे लेंडर्स रेफर्स टू बैंक्स यहाँ पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, करेंसी स्वैप्स आर अमोंग द टूल्स सेंट्रल बैंक डिप्लॉय ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हाई वॉलेटिलिटी इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। जब पूरे विश्व में फाइनेंशियल उथल पुथल बची होती है तब जो है आरबीआई ये करेंसी स्वैप का यूज़ करता है, इस टूल का इस्तेमाल करता है आरबीआई, ठीक है। दीज मेजर्स हैव बीन द प्राइमरी एम these measures have the primary aim to stabilize the local currency। तो करेंसी स्वैप का एम क्या होता है, जो हमारी लोकल करेंसी है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट पे इट्स इंडियन रुपी, तो उसको स्टेबलाइज करना उसका एम होता है, ठीक है। मिटिगेटिंग लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स इन द डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम, तो जो लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स हैं उसको दूर करना। लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स आप जानते हैं राइट, पैसों की कमी को दूर करना डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम में, ठीक है। डोमेस्टिक की जो इंडिया का मार्केट है उसमें फाइनेंशियल तंगी को दूर करना ये एक एम होता है। एंड कर्बिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, कर्ब करना इज़ रोकना, तो जो इन्फ्लेशन है उसको रोकने का भी ये करेंसी स्वैप जो है अपना एक एम रखता है, ठीक है। इकोनॉमिस्ट estimate that an additional $5 billion infusion may be necessary to neutralize the 1.7 trillion liquidity deficit in Indian banking system as of February 2025। तो February 2025 के हिसाब से हमारा जो डेफिसिट है, हमें कितनी ज़रूरत है 1.7 ट्रिलियन रुपीज़ की, ठीक है। पर ये जो है अभी आरबीआई ने कितना किया था, हमने पिछले स्लाइड में देखा था राइट, 1.3 ट्रिलियन, ठीक है। 1.7 की ज़रूरत है, 1.3 ट्रिलियन आरबीआई ने किया था। तो और अगर 5 बिलियन इन्फ्यूज़ करता है आरबीआई तो जो है वो एक लेवल पे आ जाएगा। हमारे ऑथर कह रहे हैं शायद नीड पड़ जाए $5 बिलियन और ऐड करने की, बिकॉज इंडिया में जो ज़रूरत है वो इंडियन बैंकिंग सिस्टम में जो ज़रूरत है वो 1.7 ट्रिलियन रुपीज़ की है, ठीक है। तो इसीलिए ऑथर ऐसा जता रहे हैं कि शायद और ज़्यादा ज़रूरत पड़े इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज़ द सेकेंड टाइम दैट आरबीआई हैज़ कंडक्टेड अ लॉन्ग ड्यूरेशन करेंसी स्वैप। तो दूसरी बार है जब लंबे समय के लिए आरबीआई ने करेंसी स्वैप का यूज़ किया है। द फर्स्ट वॉज इन 2019, तो पहली बार 2019 में यूज़ किया था आरबीआई ने इन रिस्पॉन्स टू ग्लोबल फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी ड्यूरिंग मिस्टर ट्रम्प्स फर्स्ट टर्म। तो जब पहली बार डोनाल्ड ट्रम्प 2019 में प्रेसिडेंट बने थे तभी भी ऐसा कुछ हुआ था, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में उथल पुथल हुई थी, तब आरबीआई ने यूज़ किया था करेंसी स्वैप का अमिड ट्रेड टैरिफ टेंशन्स एंड टैक्स कट्स। तो तभी भी उन्होंने कुछ टैरिफ्स लगाने की बात की थी, टैक्स को कट करने की यूएस में बात की थी। तो फिर इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो गए थे कि हाँ हमें फिर से ज़्यादा पैसा मिलेगा यूएस में, तो सब वहाँ जा रहे थे इन्वेस्ट करने। तो इसीलिए तभी भी फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी उथल पुथल हो गई थी, तो इसीलिए आरबीआई ने यूज़ किया था करेंसी स्वैप को, ठीक है। However, unlike 2019 when India's foreign exchange reserves were rising, 2019 में इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो थे, जो फॉरेन करेंसीज इंडिया में आ रही थी वो बढ़ रही थी, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो घट रही थी। इंश्योरिंग डॉलर अवेलेबिलिटी, तो हमारे पास डॉलर्स की अवेलेबिलिटी थी अच्छी खासी तभी। वाइल रुपी लिक्विडिटी रिमेन कंस्टेंट, तो रुपी जो है रुपीज़ की कमी थी हमारे पास, डॉलर्स की कमी नहीं थी। टुडेज सिचुएशन इज़ मोर चैलेंजिंग बिकॉज हमारे पास हमारे डॉलर के रिजर्व्स भी हैं जो वो घट रहे हैं, ठीक है। हमें उतनी अमाउंट पे आज के समय पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगे तो ऑफकोर्स फिर से इंडियन रुपी वीक होता जाएगा, है ना। तो इसीलिए इस बार का जो सिचुएशन है वो चैलेंजिंग है, ठीक है, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। नेक्स्ट, बिटवीन अक्टूबर 2024 एंड फरवरी 2025 द रुपी हैज़ डिप्रिशिएटेड। तो इस टाइम पीरियड से लेके यहाँ तक जो है
रुपी जो है वो 3.3% डिप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट डॉलर। तो डॉलर के मुकाबले 3.3% कमज़ोर हुआ है इंडियन रुपी, ब्रीचिंग द 85 पर डॉलर मार्क ऑन December 19, 2024। तो December 19, 2024 $1 इक्वल्स टू कितना पड़ गया था, 85 इंडियन रुपीज़ के तक पहुंच गया था। ठीक है, इतना महंगा हो चुका था डॉलर। ठीक है, foreign portfolio investors and foreign institutional investors have also withdrawn roughly $31 billion from इंडियन इक्विटी मार्केट्स। तो जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, है ना, तो इन इन्वेस्टर्स ने जो है इतने अमाउंट का जो है वो विड्रॉ कर दिया है इंडियन इक्विटी मार्केट्स। इंडियन इक्विटी शेयर मार्केट, तो इंडिया के शेयर मार्केट से निकाल दिया है इतना पैसा। अब वो जाके यूएस में लगाएंगे, ठीक है, ताकि उनको रिटर्न्स मिले। नेक्स्ट, सिंस December 24 द RBI हैज़ सोल्ड एन एस्टिमेटेड $111.2 billion of its about 18% of its foreign exchange reserves। तो RBI ने दिसंबर 2024 से लेके अब तक इतना जो है अमाउंट का रिजर्व्स, यानी कि अपने कुल रिजर्व्स का 18% जो है वो सेल कर दिया है, ताकि इंडियन रुपी को हम स्टेबलाइज कर पाएँ। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी बेच के हम अपनी इंडियन करेंसी, इंडिया की करेंसी ऐसे नहीं होती है कि भाई RBI ही बनाता है तो वो नोट छाप देगा, है ना, ऐसे तो भाई ऐसे नहीं होता है। बिकॉज RBI का जो अपने नोट के ऊपर देखा होगा कि आई रिक्वेस्ट टू पे द बेयरर द सम मेंशन्ड हेयर इन, है ना, ऐसा होता है। तो आपको पे करने के लिए जो है उसके लिए आपके पास कुछ होना भी तो चाहिए, है ना। तो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बेसिस पे ही आप जो हैं अपने डोमेस्टिक करेंसीज को इशू कर सकते हो। ठीक है, जितने ज़्यादा आपके स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स होंगे उतना ज़्यादा आप अपने रुपीस को जो है आप सर्कुलेट कर पाते हो इंडिया पे, है ना। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यहाँ पे कम हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बेच के इंडियन रुपीज़ में हम नहीं ला पाएंगे, कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मेंटेन करना भी एक कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि वो फॉरेन ट्रेड कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए जो है हमारा 18% ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स RBI ने बेच दिए हैं, ताकि इंडिया की रुपी को स्टेबलाइज किया जाए, इंडियन मार्केट में रुपी को इंजेक्ट किया जाए। Given these conditions, the latest long-term currency swap appears to be necessary rather than a proactive measure। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो गया था करेंसी स्वैप RBI के लिए ये कदम उठाना। ठीक है, ओके, इंडिया मस्ट capitalize on this liquidity infusion by continuing to extend credit, ensuring that the cycle of capital investment, employment generation, wage growth, consumer demand remains intact। तो ये जो है, जो ये पैसा आया है अब इंडिया के बैंक्स के पास, तो इंडिया के बैंक्स को कैपिटलाइज करना चाहिए, यानी कि यूज़ करना चाहिए अच्छे तरीके से। कैसे यूज़ करना चाहिए, इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए अच्छे तरीके से। तो वो कैसे उठा सकते हैं इसका फ़ायदा, वो एक्सटेंड कर सकते हैं पैसा, क्रेडिट यानी कि लोन्स के फॉर्म में और ज़्यादा लोगों को दे सकते हैं। जब वो पैसा देंगे लोन्स के फॉर्म में, तो उससे क्या होगा, साइकिल ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो एक साइकिल होती है जो मार्केट में पैसा घूमता है ना, फ्रॉम 1% टू अनदर पर्सन, वो साइकिल मेंटेन होगी। अगर फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैरी आउट किया जाएगा लोगों के द्वारा, तो उस पर एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को जनरेट किया जाएगा, है ना। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी तो लोग चाहिए होंगे काम करने के लिए, तो उस पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, वेजेस में ग्रोथ आएगी, लोगों को अपने सैलरीज मिलेंगी काम करेंगे तो, है ना। तो कंज्यूमर डिमांड जो है वो एक बनी रहेगी, ताकि वो डिमांड एंड सप्लाई की साइकिल भी जैसे बनी रहे। ठीक है, दिस इन टर्न कुड हेल्प प्रोपेल इंडियाज़ रियल GDP ग्रोथ बियॉन्ड करंट 6.4%। तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाएंगी मार्केट में, तो इंडिया की GDP जो है वो स्ट्रॉन्ग करेगी और प्रोपेल करेगी, प्रोपेल इस पुश करेगी इंडिया के GDP को कि वो 6.4 से भी आगे जाए। ठीक है, RBI का प्रेडिक्शन था कि 6.4 के रेट से इंडिया की GDP ग्रोथ करेगी, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि शायद इससे भी ज़्यादा ग्रो कर पाए, इतना सब कुछ अगर होगा तो, है ना। तो यहाँ पे मैंने डिस्पाइट येलो में क्यों किया है, बिकॉज डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं लगता है, इसका मीनिंग होता है इसके बावजूद,
ठीक है, इंस्पाइट ऑफ जैसे हम कहते हैं, तो इंस्पाइट के बाद हमेशा ऑफ आता है, पर डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता है। ठीक है, तो इसके बावजूद कि जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इसके बावजूद भी इंडिया जो है ग्रो कर पाए, इस इंडिया की जीडीपी ग्रो कर पाए, ये बात इंश्योर करने के लिए इंडिया के बैंक्स को आगे लोन्स देने होंगे। ठीक है, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। ठीक है, तो वी आर एनालाइजिंग द इंडियाज़ इकोनॉमिक सिचुएशन। तो आज के आर्टिकल की टोन क्या होगी, एनालिटिकल विल बी द टोन ऑफ टुडेज आर्टिकल। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। इफ यू हैव लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आप सभी अब इस सेशन को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स के प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवेज हो। ठीक है, एक तो ये आपका इंग्लिश पर्सपेक्टिव से भी यूज़फुल है, आप आर्टिकल को रीड करोगे, समझोगे, और जनरल अवेयरनेस के कॉन्टेक्स्ट पे भी आपके लिए यूज़फुल होगा कि आखिर कैसे हमारी इंडिया की इकोनॉमी चलती है, क्या कुछ हो रहा है ना। करंट अफेयर्स के लिहाज से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के जो एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए भी ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव करेगा। ठीक है, सो सभी के साथ आप शेयर करिएगा, एंड येस, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।